गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है प्रासरण। और प्रासरण क्या है? तो प्रासरण की जो परिभाषा है कि विलायकों के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कौन सी झिल्ली के द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, तो उसे अपन कहते हैं क्या? प्रासरण कहते हैं। देखो, प्रासरण एक प्रकार का क्या है? विसरण। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना क्या है? अति आवश्यक। अब देखो, अर्ध पारगम्य का नाम आया तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में आपको बता दूं, यानी कि ऐसी झिल्ली या परत, ऐसी झिल्ली या परत जिसमें से विलायक, और विलायक कौन? जल, यानी कि जल के अणु आर पार जा सकते हैं, आर पार जा सकते हैं। ऐसी झिल्ली जिसमें विलायक या जल के अणु आर पार जा सकते हैं, विलय के नहीं, तो ऐसी झिल्ली को अपन कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। प्रासरण को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में सर्वप्रथम क्या लेंगे? बीकर लेते हैं, और इस बीकर में हम क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं। दूसरी अपन लेते हैं फिसिल कीप है ये, और इस फिसिल कीप के चौड़े मुंह पर अपन बांध देते हैं चरम पत्थर। ये जो चरम पत्थर है ये किसकी तरह कार्य करेगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह क्या करता है? कार्य करता है। और इस फिसिल कीप में अपन शर्करा का घोल भरकर जल से भरे बीकर में क्या रख देते हैं? उल्टा रख देते हैं। क्या रख देते हैं? उल्टा रख देते हैं। देखो, यहां पर मैंने लिखा प्रयोग के प्रारंभ में शर्करा का घोल यहां तक है, तो शर्करा के घोल से भरे फिसिल कीप को जल से भरे बीकर में क्या रख देंगे? उल्टा रख देंगे। कुछ समय के बाद में अपन देखेंगे कि ये जो जल के अणु है बीकर से, ये इस फिसिल कीप में प्रवेश करने लगते हैं। इसका कारण ये है, बीकर में जल भरा हुआ है, जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है, और मैंने बताया था कि जल के ये जो अधिक सांद्रता से कम, यानी कि बीकर में जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है, तो किधर गमन करेंगे? कम सांद्रता की ओर, क्योंकि इसमें शर्करा का घोल भरा हुआ है फिसिल कीप में, तो फिसिल कीप में जल के अणुओं की सांद्रता क्या होगी? कम। तो धीरे धीरे इस अर्ध पारगम्य में से जो जल होता है इस फिसिल कीप में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और जैसे जैसे, और ये जब तब तक प्रवेश करता रहेगा जब तक इस फिसिल कीप में शर्करा के घोल की सांद्रता कम नहीं हो जाए, और जब तक, यानी कि फिसिल कीप में और जल के अणु और बीकर के जल के अणु दोनों और जल के अणु की सांद्रता सामान्य हो जाए, तब तक इसके अंदर प्रवेश करता रहेगा। तो अपन देखेंगे शर्करा का घोल इसलिए यहां तक था। आप जब प्रयोग को कुछ समय के बाद में देखा तो शर्करा का घोल का स्तर यहां तक होगा, प्रारंभ में देखो यहां तक था। तो यानी कि इसमें इतना जल क्या हुआ? प्रवेश हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? यानी कि जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता तक की ओर गमन करें, किसके द्वारा? इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इस तरह ये सिद्ध होता है प्रयोग है। उसके बाद में जो अपना जो टॉपिक आता है प्रासरण के प्रकार। देखो, प्रासरण के अगर अपन प्रकार देखें तो प्रासरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होता है अंतःप्रासरण, और जो दूसरा होता है वो अपना होता है बहिःप्रासरण। प्रासरण के कितने प्रकार हैं? 2। एक अंतःप्रासरण और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बहिःप्रासरण। देखो, अंतःप्रासरण किसे कहेंगे? जब किसी भी कोशिका को अलग
प्रसारी वाले विलयन में जब किसी भी कोशिका को अलग प्रसारी वाले विलयन में रख देते हैं, जब किसी भी कोशिका को अलग प्रसारी वाले विलयन में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो विलायक यानी कि जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब किसी भी कोशिका को कैसे विलयन में रखेंगे, ध्यान रखना, अलग प्रसारी वाले विलयन में रखेंगे, तो विलायक या जल के अणु हैं वो कोशिका के अंदर क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ये जो प्रक्रिया कहलाएगी अंतःप्राशन। अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जल से भरा हुआ बीकर है और यदि जल से भरे बीकर में अपन किशमिश डाल देते हैं, किशमिश क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो कुछ समय के बाद यानी कि किशमिश के अंदर विलायक जल के अणु क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया हो गई, अंतःप्राशन। इसी के द्वारा, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण। दूसरा होता है बहिर्प्राशन। देखो बहिर्प्राशन किसे कहेंगे, जब किसी भी कोशिका को अति प्रसारी वाले विलयन में, अति प्रसारी, यहां पर कौन सा था, अलग प्रसारी। जब किसी भी कोशिका को कैसे विलयन में रखा जाता है, अति प्रसारी वाले विलयन में रखा जाता है, और जब किसी भी कोशिका को अति प्रसारी वाले विलयन में रखा जाएगा तो क्या होगा, विलायक या जल के अणु उस कोशिका से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब किसी भी कोशिका को अति प्रसारी वाले विलयन में रखेंगे तो कोशिका में उपस्थित जो भी जल होगा वो कोशिका से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसे अपन कहेंगे बहिर्प्राशन। अपन उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अंगूर। आपने सुना होगा कि जब अंगूर को चीनी के घोल में, इस अंगूर को किसके घोल में, चीनी के घोल में डाला जाता है, तो कुछ समय के पश्चात अंगूर क्या हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि जो अंगूर के अंदर जो जल की मात्रा होती है वो क्या निकल आती है, बाहर निकल आती है। इसी तरह अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आवश्यकता से ज्यादा खेतों में रासायनिक उर्वरक डाल देते हैं तो फसलों के अंदर जो जल की मात्रा होती है पादपों में वो क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और फसल क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो इसी तरह दो उदाहरण हो गए, अंगूर को चीनी के घोल में डालने पर अंगूर का फट जाना। दूसरा एग्जाम्पल हो गया आवश्यकता से अधिक रासायनिक खाद को डालने पर फसल का क्या हो जाना, सूख जाना। तो ये अपने दोनों टॉपिक हो गई, अंतःप्राशन और दूसरा कौन सा हो गया, बहिर्प्राशन।